अध्याय 1। ठंडा बोर्डरूम। माधवम ग्रुप का बोर्डरूम हमेशा ठंडा रहता था। एयर कंडीशनर की हल्की गुनगुनाहट ही उस कमरे में सुनाई देती थी, जहां मेज के चारों ओर बैठे लोगों के दिमागों से ज्यादा ठंडक और कुछ नहीं थी। दीवार पर संस्थापक माधवन की एक बड़ी तस्वीर लटकी थी। उस मुस्कुराते चेहरे को देखकर यह विश्वास करना मुश्किल था कि कभी इस कमरे में होने वाली चर्चाएं जीवंत और उत्साहपूर्ण थीं। माधवन की मृत्यु को 16 दिन बीत चुके थे। उनकी कुर्सी खाली पड़ी थी। अब उस कुर्सी के सिरहाने उनका बेटा सुरेश लापरवाही से बैठा था। उसके चेहरे पर दुख का कोई निशान नहीं था, बल्कि उत्सुकता और अधीरता भरी थी। विदेश से हासिल की गई MBA की डिग्री उसकी हर हरकत में झलक रही थी। तो मैंने स्टार्क इंडस्ट्रीज से बात की है। उन्होंने एक अच्छा ऑफर दिया है। वे हमारी वैल्यूएशन का 80% तक देने को तैयार है, सुरेश ने लैपटॉप की स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा। उसका छोटा भाई रमेश अपनी महंगी घड़ी में समय देखते हुए बेचैन होकर बैठा था। जितनी जल्दी ये सब खत्म हो उतना अच्छा। ये सिरदर्द तो खत्म होगा। उसका एकमात्र लक्ष्य पैसा था। उस पैसे से वो एक नया कार शोरूम शुरू करने के सपनों में डूबा था। उनकी बहन अनिता बिना कुछ बोले खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके मन में पिता की यादें थीं। ये कंपनी उनके लिए कितनी प्रिय थी, ये वो जानती थी। भाइयों की जल्दबाजी उसे दुखी कर रही थी, लेकिन उसके पास कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और लीला अंदर आई। सफेद साड़ी और ब्लाउज में वो उस शानदार कमरे में बिल्कुल अपरिचित सी लग रही थीं। उनकी आंखों में दुख और भटकाव साफ दिखाई दे रहा था। अपने पति के बिना इस दुनिया में वो अकेली पड़ गई थीं। सुरेश ने मां को देखा तक नहीं और अपनी बात जारी रखी। रमेश ने बेचैनी से मुख फेर लिया। केवल अनिता उठकर मां के पास गई और उनका हाथ पकड़कर एक कुर्सी पर बिठाया। मां, यहां बैठो। लीला चुपचाप कुर्सी के एक कोने में सिमटकर बैठ गई। उनके कानों में बच्चों की बातें गूंज रही थीं। बेचना है, नुकसान है, नए अवसर। हर शब्द उनके दिल में एक नुकीले पत्थर की तरह चुभ रहा था। माधव जी, क्या आप सुन रहे हैं? आपके बच्चे आपका साम्राज्य बेचने जा रहे हैं। वो संस्था जिसे आपने अपने जीवन से सींचा। लीला का मन बुदबुदाया। उनकी यादें पीछे की ओर दौड़ने लगीं। कई साल पहले की एक रात, जब कर्ज के बोझ तले बिजनेस बंद होने की कगार पर था। उस रात नींद न आने पर माधवन के कंधे पर हाथ रखकर लीला ने कहा था, हमारे खेत के नारियल तो यूं ही बर्बाद हो रहे हैं। अगर उससे तेल निकालकर बेचे तो क्या कुछ कमाई नहीं होगी? एक छोटी सी शुरुआत। उसी छोटी शुरुआत से माधवम कोकोनट ऑयल ब्रांड का जन्म हुआ था। फिर कंपनी बढ़ी, नए उत्पाद आए। हर संकट में रात के खाने की मेज पर माधवन लीला से बात करते। लीला के साधारण व्यावहारिक सुझावों ने कई बार बड़े रास्ते खोले, लेकिन दुनिया ने केवल माधवन को ही जाना। लीला हमेशा रसोई की सुरक्षित सीमाओं में सिमटी रहीं। मां से ये सब कहने का कोई फायदा नहीं। उन्हें बिजनेस की कहां समझ है? सुरेश की आवाज ने लीला को उनकी यादों से बाहर खींचा। ये सुनकर अनिता का चेहरा मुरझा गया। कम से कम मां से पूछ तो सकते थे। क्या पूछना? कंपनी बेच रहे हैं, जो पैसा मिलेगा उसे हम तीनों बराबर बांट लेंगे। यही तो ठीक है ना? रमेश ने बीच में टोका। लीला की आंखें भर आईं। अपने ही बच्चों के सामने वो बेकार सी हो गई थी। जैसे ही वे उठने को हुए, बोर्डरूम का दरवाजा फिर खुला। कंपनी के पुराने वकील बालचंद्रन गंभीर मुद्रा में अंदर आए। उनके हाथ में एक चमड़े का बैग था। वो माधवन के सबसे करीबी दोस्त थे। सब लोग हैं ना? उन्होंने पूछा। हाँ अंकल, हमने सब तय कर लिया। कंपनी बेच रहे हैं, सुरेश ने जल्दी से कहा। बालचंद्रन ने उसे तीखी नजरों से देखा। फिर वो लीला के पास गए और आदर से सिर झुकाया। लीला जी, बैठिए। उन्होंने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला। माधवन की वसीयत मेरे पास है। मैं उसे पढ़ने आया हूं। उसके बाद ही बाकी फैसले होंगे। सुरेश और रमेश हंस पड़े। उसमें पढ़ने को क्या है? सब कुछ तो हम बच्चों के नाम होगा ना? बालचंद्रन ने गंभीरता बनाए रखते हुए कुर्सी पर बैठकर वसीयत खोली। हर पंक्ति को धीरे धीरे पढ़ा। घर, जमीन और अन्य संपत्तियां बच्चों के नाम बराबर बांटी गई थीं। अब कंपनी की बारी। बालचंद्रन ने एक पल रुककर सबकी ओर देखा। माधवम ग्रुप के 49% शेयर सुरेश, रमेश और अनिता के नाम बराबर बांटे गए हैं। सुरेश के चेहरे पर विजय का भाव उभरा। बाकी 51% शेयर और कंपनी का कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने का पूरा अधिकार मैं अपनी पत्नी लीला माधवन के नाम लिखता हूं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सुरेश स्तब्ध होकर खड़ा हो गया। क्या यह मजाक है? मां के नाम? जिन्हें पढ़ना लिखना भी ठीक से नहीं आता, उनके नाम? हां, बालचंद्रन ने शांत स्वर में कहा। और इसके साथ ही माधवन ने एक पत्र भी छोड़ा है। उन्होंने वो पत्र लीला की ओर बढ़ाया। लीला ने कांपते हाथों से उसे लिया। उनकी आंखों के सामने अक्षर धुंधले पड़ रहे थे।
बाहर बच्चों की अविश्वास और गुस्से से भरी आवाजें उठ रही थीं, लेकिन उनके कानों में केवल पति की आवाज गूंज रही थी, जो कई साल पहले उन्होंने कही थी, लीला, तुम ही मेरी ताकत हो। वे उस पत्र को देखती रहीं। उन्हें लगा कि उनके पति ने उनके कंधों पर एक ऐसा बोझ डाल दिया है जिसे वो सहन नहीं कर सकती। उस ठंडे कमरे में बैठे हुए उन्हें पसीना आने लगा। अध्याय 2, सच्चाई का बोझ। बोर्डरूम की खामोशी को तोड़ा सुरेश की चीख ने। यह बकवास है। क्या पिताजी को पागलपन था, या बालचंद्रन अंकल ने उन्हें गुमराह करके ये लिखवाया? सुरेश, अपनी बातों को संभाल कर बोलो। बालचंद्रन की आवाज भारी हो गई। तुम्हारे पिता ने पूर्ण होशोवास में ये फैसला लिया था। इसका कारण भी इस पत्र में होगा। रमेश पूरी तरह से डर गया था। तो हमारे सारे प्लान का क्या होगा? सब बर्बाद हो गया। मां इसे कैसे चलाएंगी? मैं स्टार्क इंडस्ट्रीज को क्या जवाब दूं? उसने सुरेश की ओर देखा। लीला को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उनकी दुनिया उस पत्र में सिमट गई थी। माधवन की हस्तलिपि। कितने सालों से वो उस लिखावट को देख रही थी। कांपते हुए वो कुर्सी से उठी। बच्चों और वकील को पार करके वो कमरे से बाहर चली गई। मां, रुको। अनिता ने पीछे से पुकारा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। घर की ओर जाने वाली यात्रा में लीला ने एक शब्द भी नहीं बोला। कार की खिड़की से बाहर का नजारा उनके मन में नहीं उतर रहा था। घर पहुंचकर वो सीधे अपने कमरे में गईं और दरवाजा बंद कर लिया। बिस्तर पर बैठकर उन्होंने दीवार पर लगी माधवन की बड़ी तस्वीर की ओर देखा। उनकी आंखें भर आईं। आपने मुझे इस तरह अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं इसे सहन नहीं कर सकती। माधव जी, आपके बच्चे? हमारे बच्चे मुझे समझ नहीं रहे। वो फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ देर रोने के बाद वो शांत हुई। उनके हाथ में रखा पत्र खोला। मेरी प्यारी लीला को, जब तुम ये पत्र पढ़ रही होगी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, ये मुझे पता है। मुझे माफ करना, तुम्हें अकेला छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन इससे भी बड़ी गलती मैंने तुम्हारे साथ की है। तुम्हारी काबिलियत को, तुम्हारी बुद्धि को मैंने रसोई में कैद कर दिया। जब पूरी दुनिया माधवन नाम के बिजनेसमैन की तारीफ कर रही थी, तब मैंने किसी को नहीं बताया कि उस माधवन की असली ताकत तुम थी। इसके लिए भी मुझे माफ करना। हमारे बच्चों को तुम्हें समझने का मौका नहीं मिला। उन्होंने केवल एक ऐसी मां को देखा जो रसोई में सिमटी रहती थी, जिसे दुनिया की कोई खबर नहीं थी। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। याद है कई साल पहले जब हमारा माधवम पिकल्स बाजार में नाकाम रहा था? कोट्टायम का एक बड़ा निर्यात ऑर्डर हमारे हाथ से निकल गया था। कर्ज के बोझ तले हम टूट चुके थे। उस रात जब मैं कमरे में हताश बैठा था, तुम गरम खिचड़ी की कटोरी लेकर आई थीं। फिर तुमने कहा था, हमारे अचार में मसाला थोड़ा ज्यादा तीखा है। कोट्टायम के लोग इतना तीखा पसंद नहीं करते। और पैकिंग, वो प्लास्टिक का जार देखने में अच्छा नहीं है। अगर इसे कांच की बोतल में डालकर एक सुंदर लेबल लगाएं तो लोग खरीदेंगे। नाम के साथ मां का जादू जोड़ दें तो और बेहतर होगा। वो कोई साधारण बातचीत नहीं थी लीला, वो थी मार्केटिंग रणनीति। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे MBA मैनेजरों में भी जो व्यावहारिक बुद्धि नहीं थी, वो तुम में थी। उस दिन से इस संस्था के हर फैसले के पीछे तुम्हारे अदृश्य हाथ थे। ये कंपनी मेरे पसीने की कमाई है, लेकिन इसकी आत्मा तुम हो। उस आत्मा को बेचने की मैं इजाजत नहीं दूंगा। इसलिए मैं ये बोझ तुम्हारे कंधों पर डाल रहा हूं। तुम इसे संभाल सकती हो, क्योंकि तुम न केवल रसोई की रानी हो, बल्कि मेरे साम्राज्य की रानी भी हो। हिम्मत रखना, बालचंद्रन तुम्हारी मदद करेंगे। जो तुम्हें सही लगे वही करना। तुम्हारा माधवन। पत्र पढ़ते पढ़ते लीला की आंखों से आंसुओं का सैलाब थम गया। उनके भीतर एक नया उजाला सा जगमगा उठा। जब उन्हें पता चला कि उनके पति ने उन्हें कितना समझा और विश्वास किया, तो उनके दुख के ऊपर एक गर्व का भाव छा गया। तभी दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट हुई। मां, दरवाजा खोलो, सुरेश की आवाज। लीला ने पत्र को मोड़कर साड़ी के पल्लू में सुरक्षित रखा। आंखें पोंछकर उन्होंने दरवाजा खोला। सुरेश और रमेश गुस्से से कमरे में घुस आए। मां ने क्या फैसला किया? वह वसीयत एक धोखा है। मां को सारे अधिकार हमें हस्तांतरित कर देने चाहिए, वरना हम कोर्ट जाएंगे। हम कहेंगे कि मां मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। सुरेश ने धमकी दी। लीला एक पल के लिए उन्हें देखती रही। उनकी आंखों में पहले वाला डर अब नहीं था, उसकी जगह अब एक दृढ़ता थी। मैं तुम्हारे पिता की इच्छा को पूरा करूंगी, उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। क्या तो मां इस कंपनी को चलाने जा रही हैं? मजाक मत करो मां। मां से ये सब नहीं होगा, रमेश ने तंज कसा। लीला ने कुछ नहीं कहा। वो खिड़की के पास चली गईं। बाहर अंधेरा छाने लगा था। तुम लोग बाहर जाओ, उन्होंने धीरे से कहा। मां, मैंने कहा बाहर जाओ। लीला की आवाज थोड़ी तेज हुई और दोनों बेटे एक पल के लिए सिहर उठे। अपनी मां को इस तरह बोलते हुए उन्होंने पहली बार सुना था। वे अनम्य ढंग से बाहर चले गए। लीला ने फिर से दीवार पर लगी माधवन की तस्वीर की ओर देखा। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान खिल उठी।
मैं कोशिश करूंगी माधव जी। आपने जो विश्वास मुझ पर दिखाया उसे मैं निभाऊंगी। उस रात उस बड़े घर में पहली बार लीला को लगा कि वो अकेली नहीं है। उनके पति की यादें और शब्द उनके चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह थे। जंग अभी शुरू ही हुई थी। अध्याय 3 नया सवेरा। अगली सुबह लीला हमेशा से पहले उठ गईं। रात में हल्की नींद ही आई थी, फिर भी उनके चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि एक नया संकल्प उनके चेहरे पर चमक रहा था। हमेशा की तरह नहाकर पूजा कक्ष में दीप जलाकर प्रार्थना करते समय उनका मन शांत था। रसोई में नाश्ता बनाते समय अनिता वहां आई। मां लीला ने पलट कर देखा। बेटी के चेहरे पर चिंता और उत्सुकता दोनों थे। मां, क्या आपने कल जो कहा वो गंभीरता से कहा था? आप कंपनी चलाने जा रही हैं? लीला मुस्कुराई। तेरे पिता की इच्छा नहीं थी क्या? लेकिन मां, भैया लोग, वे मानेंगे नहीं। वे कुछ भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, तू मेरे साथ रहे, बस इतना काफी है। लीला ने उसकी गाल को सहलाया। तभी सुरेश और रमेश नीचे आए। नाश्ते की मेज पर कोई बात नहीं हुई। एक अजीब सी खामोशी वहां छाई रही। नाश्ते के बाद लीला अपने कमरे में गईं। कुछ देर बाद जब वो लौटी तो तीनों बच्चे दंग रह गए। सफेद साड़ी की जगह उन्होंने हल्के नीले रंग की कॉटन साड़ी पहनी थी। सादगी भरी फिर भी अधिकारपूर्ण एक नया रूप। मैं ऑफिस जा रही हूं, लीला ने शांत स्वर में कहा। ऑफिस? क्यों? वहां जाकर क्या करेंगी? सुरेश ने व्यंग्य के साथ पूछा। वह मेरी कंपनी है, वहां मेरा काम है। लीला का जवाब बिना किसी हिचक के था। ओह, तो मां ने सचमुच मालिक बनने का फैसला कर लिया? रमेश ने हंसते हुए कहा। क्या स्टाफ के सामने शर्मिंदगी उठाने का इरादा है? लीला ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ड्राइवर से चाबी लेने की बजाय उन्होंने कहा, नहीं, मैं खुद ड्राइव कर लूंगी। ये सुनकर बच्चों को और आश्चर्य हुआ। सालों से लीला ने कार नहीं चलाई थी। अनिता दौड़कर मां का हाथ पकड़ लिया। मां, मैं भी साथ चलूं? लीला ने प्यार से उसका हाथ हटाया। नहीं बेटी, ये मुझे अकेले सामना करना है, तू घर पर रह। लीला ने कार स्टार्ट की तो सुरेश और रमेश गुस्से से और अनिता आश्चर्य से उन्हें देखते रहे। माधवम ग्रुप के बड़े गेट से लीला की कार अंदर घुसी तो सिक्योरिटी गार्ड्स हैरानी से देखने लगे। ऑफिस के सामने कार रोककर वो बाहर निकली। कर्मचारी उन्हें देखकर फुसफुसाने लगे। कुछ की आंखों में सहानुभूति थी तो कुछ में मजाक। इन सबको अनदेखा करते हुए सिर ऊंचा उठाए वो ऑफिस के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ी। रिसेप्शन की लड़की खड़ी हो गई, लेकिन समझ नहीं पाई कि क्या करे। लीला ने उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया और सीधे माधवन के केबिन की ओर चली गई। उस कमरे में कदम रखते ही उनका दिल जोर से धड़का। दीवार पर वही मुस्कुराती तस्वीर, माधवन की कुर्सी, मेज, पेन, सब कुछ वैसा ही जैसे उन्होंने छोड़ दिया था। लीला ने उस कुर्सी को छुआ। एक पल के लिए आंखें बंद की। मैडम, एक आवाज सुनकर वो पलटी। कंपनी के जनरल मैनेजर मेनन, माधवन के सबसे भरोसेमंद कर्मचारी जो शुरुआत से कंपनी में थे। मेनन, लीला की आवाज धीमी थी। मैडम, मुझे उम्मीद थी कि आप आएंगी। मेनन की आवाज में सम्मान था। साहब का फैसला बिल्कुल सही था। इस कंपनी की हर तरक्की में आपका योगदान रहा है। साहब मुझे कई बार बता चुके हैं। लीला की आंखें भर आईं। बालचंद्रन के बाद कोई और था जो उन्हें समझता था। इससे उन्हें बहुत राहत मिली। मुझे डर लग रहा है मेनन, उन्होंने सच बोला। मैडम, डरने की जरूरत नहीं। कंपनी के पुराने कर्मचारी आपके साथ हैं। साहब का पसीना है ये, इसे बेचने की हम इजाजत नहीं देंगे। आप जो कहेंगी हम करेंगे। मेनन के शब्दों ने लीला को जो हिम्मत दी वो कम नहीं थी। वो माधवन की कुर्सी पर बैठी। पहली बार उस कुर्सी पर बैठते समय उन्हें लगा कि यह कोई कुर्सी नहीं, एक सिंहासन है। उन्होंने मेनन की ओर देखा। सभी डिपार्टमेंट हेड्स की मीटिंग बुलाइए 1 घंटे के अंदर। उनकी आवाज की दृढ़ता सुनकर मेनन ने सिर हिलाया। ठीक है मैडम। वो बाहर चले गए। लीला ने उस बड़ी मेज की ओर देखा। जंग शुरू हो चुकी थी। पहला कदम उन्होंने उठा लिया था। अध्याय 4 पहली चुनौती। 1 घंटे बाद कॉन्फ्रेंस रूम भर गया। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर डिपार्टमेंट के हेड्स वहां थे। उनमें से कई सालों से कंपनी में थे, लेकिन सुरेश के डायरेक्टर बनने के बाद नियुक्त किए गए कुछ युवा भी थे। कमरे में एक अजीब सी बेचैनी थी। सभी के चेहरों पर संदेह और उत्सुकता। माधवन साहब की पत्नी, जो रसोई में सिमटी रहती थीं, वह उन्हें संबोधित करने जा रही थी। लीला मेनन के साथ कमरे में दाखिल हुईं। उन्होंने सभी को देखकर हाथ जोड़े, फिर मुख्य कुर्सी पर जाकर बैठीं। उनकी सादगी भरी साड़ी और शांत चेहरा देखकर कुछ लोगों के मन में उपहास बढ़ गया। सबको नमस्ते, लीला ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें स्पष्टता थी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आप सबको यहां क्यों बुलाया है। माधव जी के जाने के बाद इस कंपनी का भविष्य क्या होगा, यह सभी के लिए चिंता का विषय है, मेरे लिए भी। वो एक पल रुकी। आपने सुना होगा कि कंपनी बेची जा रही है।
ये सच नहीं है। ये संस्था माधव जी का पसीना और आप सबकी मेहनत का नतीजा है। इसे बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। ये सुनकर पुराने कर्मचारी प्रोडक्शन हेड वर्गीस चेतन का चेहरा चमक उठा, लेकिन सुरेश द्वारा नियुक्त मार्केटिंग मैनेजर प्रवीण का चेहरा सिकुड़ गया। तभी किसी ने नहीं सोचा था कि कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और सुरेश व रमेश अंदर आ गए। यहां क्या हो रहा है? सुरेश ने गंभीर स्वर में पूछा। उसकी नजरें मां पर थीं। मेरी जानकारी के बिना ये मीटिंग किसने बुलाई? कमरे में मौजूद लोग डर से खड़े हो गए। मैंने बुलाई, लीला ने शांत स्वर में कहा। बैठो। मां को इसका क्या अधिकार है? सुरेश ने आवाज ऊंची की। 51% शेयर होने का मतलब ये नहीं कि आप कंपनी चला सकती हैं। इसके लिए प्रोफेशनलिज्म चाहिए, रसोई का अनुभव नहीं। उन शब्दों ने लीला के दिल को चोट पहुंचाई, लेकिन उन्होंने वो बाहर नहीं दिखाया। बेटे, यहां पारिवारिक मसले सुलझाने की जगह नहीं है। इन लोगों को काम करना है। तुमने अपने पिता को इनसे कैसे व्यवहार करते देखा था? लीला का जवाब अप्रत्याशित था। सुरेश एक पल के लिए हड़बड़ा गया। लीला ने डिपार्टमेंट हेड्स की ओर रुख किया। पिछले 6 महीने में हमारे नए उत्पाद रुचि मैजिक मसाले की बिक्री का रिकॉर्ड मैंने देखा। ये बाजार में क्यों नाकाम रहा? प्रवीण, नए मार्केटिंग मैनेजर प्रवीण खड़ा हुआ। मैडम, बाजार में बहुत प्रतिस्पर्धा है। फिर हमारे विज्ञापन। वो शब्दों के लिए जूझने लगा। लीला ने शांत स्वर में कहा, मैंने उस मसाले को घर में आजमाया था। हमारे पुराने मसाले की तुलना में इसका स्वाद कम था। नमक की मात्रा ज्यादा थी। फिर पैकेट का डिजाइन। हमारे मुख्य ग्राहक साधारण गृहिणियां हैं। उन्हें जल्दी पहचानने योग्य रंग या चित्र उसमें नहीं थे। क्या आपने किसी का राय ली थी? कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रवीण को पसीना छूटने लगा। इतनी साधारण बात किसी ने नहीं सोची थी। सुरेश के नेतृत्व में बड़ी एजेंसी को सौंपकर बनाया गया वो मॉडर्न डिजाइन था। उत्पाद बनाते समय हमें उसके उपयोगकर्ताओं के बारे में सोचना चाहिए। कंप्यूटर पर सुंदर दिखने वाला डिजाइन बनाने से कुछ नहीं होगा, लीला ने कहा और रुक गई। उनके शब्दों की सच्चाई और व्यावहारिकता ने वहां बैठे कई लोगों को छू लिया। वर्गीस चेतन और फाइनेंस हेड रामचंद्रन ने एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया। माधवन साहब की सोच की झलक। सुरेश को उस पल तीव्र अपमान महसूस हुआ। अपनी मां ने स्टाफ के सामने उसे चुनौती दी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये मीटिंग खत्म, उसने जोर से कहा। अब मेरी अनुमति के बिना यहां कुछ नहीं होगा। वो गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। रमेश भी उसके पीछे गया। लीला ने लंबी सांस ली। उन्होंने सभी को देखकर कहा, आप लोग जाकर अपना काम शुरू करें। हम मिलकर इन समस्याओं का हल निकालेंगे। सबके जाने के बाद लीला उस कमरे में अकेली रह गई। खिड़की से बाहर देखते हुए उन्हें पता था कि युद्ध शुरू हो चुका है। अध्याय 5, साजिश की शुरुआत। उसी समय अपने केबिन में बैठा सुरेश फोन उठाकर स्टार्क इंडस्ट्रीज के मालिक विक्रम सिंह को कॉल किया। हेलो मिस्टर सिंह, सुरेश बोल रहा हूं। हमारे डील के बारे में बात करनी है। कुछ नए रास्ते खुल गए हैं। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। 5 सितारा होटल के रेस्तरां में सुरेश ने विक्रम सिंह से मुलाकात की। विक्रम सिंह, जो खुद को बिजनेस की दुनिया का चाणक्य कहता था, अपने प्रतिद्वंद्वियों को किसी भी तरह कुचलने के लिए कुख्यात था। वो लंबे समय से माधवम ग्रुप पर नजर गड़ाए था। तो मिस्टर सुरेश, सुना है आपकी मां अब बिजनेस टाइकून बन गई हैं। विक्रम सिंह ने वाइन का ग्लास घुमाते हुए तंज कसा। सुरेश का चेहरा गुस्से से सिकुड़ गया। यह बस एक अस्थायी नाटक है। उन्हें इस क्षेत्र का कुछ पता नहीं। वे जल्द ही नाकाम हो जाएंगी। तो हमें उनकी थोड़ी मदद करनी होगी, है ना? विक्रम सिंह की आंखें चमक उठीं। देखो सुरेश, मुझे तुम्हारी कंपनी चाहिए। तुम्हें पैसा चाहिए। हमारा लक्ष्य एक ही है। तुम्हारी मां को यह कंपनी चलाने में नाकाम साबित करना होगा, ताकि बोर्ड और बैंक को लगे कि कंपनी घाटे में जा रही है। कैसे? सुरेश ने उत्सुकता से पूछा। माधवम ग्रुप का सबसे बड़ा क्लाइंट कौन है? विक्रम ने सवाल किया। गल्फ में अल नूर ग्रुप। हमारा 40% तेल वे खरीदते हैं। विक्रम सिंह क्रूरता से हंसा। वहीं से शुरू करते हैं। तुम्हारी प्रोडक्शन यूनिट में कोई भरोसेमंद आदमी है? सुरेश ने एक पल सोचा। हाँ, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में मेरा नियुक्त किया हुआ एक आदमी है, रंजन। बढ़िया। अल नूर को अगली बार भेजे जाने वाले कंसाइनमेंट की क्वालिटी में एक छोटी सी गड़बड़ करनी होगी। तेल में थोड़ा सा कुछ और मिला दो। जब वो वहां टेस्ट होगा तो वे पकड़ लेंगे। ऑर्डर रद्द हो जाएगा। माधवम ग्रुप की बाजार में साख गिरेगी और सारा दोष तुम्हारी मां की नाकामी पर डाल सकते हैं। कैसा है? सुरेश एक पल के लिए चुप रहा। अपने पिता के बनाए संस्थान को धोखा देना। उसके मन में एक छोटा सा द्वंद्व हुआ, लेकिन पैसे की लालच और मां के प्रति गुस्से ने उस द्वंद्व को खत्म कर दिया। उसने सिर हिलाया। मैं करूंगा। अध्याय 6, रसोई से रणभूमि तक। उधर माधवम ग्रुप के ऑफिस में लीला अपनी नई भूमिका में ढलने की कोशिश कर रही थी। मीटिंग के बाद अनिता ने घर पर मां को गले लगाकर कहा था, मां, आप शानदार थीं। पिताजी होते तो बहुत खुश होते।
लीला ने मेनन के साथ बातचीत शुरू की और कंपनी के कामकाज को समझने लगी। रुचि मैजिक मसाले की समस्या को ठीक करना उनका पहला लक्ष्य था। मेनन, हमें फैक्ट्री जाना होगा, वहां के मजदूरों से बात करनी है, लीला ने कहा। उसी के अनुसार वे फैक्ट्री पहुंचे। धूल और गर्मी से भरा माहौल, मशीनों की कानफोड़ू आवाज। लीला बिना किसी हिचक के फैक्ट्री के अंदर चली गईं। मजदूर अपनी नई मैडम को हैरानी से देखने लगे। प्रोडक्शन हेड वर्गीस ने उनका स्वागत किया। मैडम, आपको यहां नहीं आना चाहिए था, यहां सब धूल और गंदगी है। मेरे पति ने इसी मिट्टी पर कदम रखकर यह सब बनाया था, वर्गीस चित्तन। मेरे लिए यह नया नहीं है, लीला ने मुस्कुराते हुए कहा। वे सीधे रुचि मैजिक बनाने वाली यूनिट में गईं। वहां रखे कच्चे माल को उन्होंने हाथ में लेकर सूंघा। मिर्च में अच्छी तीखापन है, लेकिन धनिया उतना पका नहीं है, इसलिए मसाले में हल्की सी कच्ची गंध आ रही है। फिर हम जो हींग खरीद रहे हैं उसमें पहले जैसी गुणवत्ता नहीं है, उन्होंने एक नजर में बता दिया। वर्गीस ने हैरानी से उन्हें देखा। सालों के अनुभव के बावजूद वो जो बात नहीं समझ पाया उसे लीला ने एक पल में पकड़ लिया। अब इसे नहीं बनाएंगे, हमारा पुराना मसाला ही काफी है। नए सप्लायर्स से अच्छा सामान लाकर फिर से शुरू करेंगे। पैकेट की बात मैं डिजाइनर से कर लूंगी। पुराने जैसे एक माँ बच्चे को खाना खिलाते हुए चित्र वाला डिजाइन करेंगे। हमारे ग्राहकों को यही पसंद है। मजदूरों में एक नया जोश फैल गया। उनकी समस्याओं को समझने वाली, उनके जैसी बात करने वाली मैडम। वे सम्मान से लीला की ओर देखने लगे। ऑफिस लौटने पर लीला के मन में थोड़ा संतोष था, एक समस्या हल करने की खुशी। तभी मेनन घबराते हुए उनके केबिन में दौड़े आए। मैडम, एक बड़ी समस्या है। क्या हुआ मेनन? अल नूर ग्रुप से फोन आया था। हमारे पिछले कंसाइनमेंट में कुछ गड़बड़ है। वे ऑर्डर रद्द करने की धमकी दे रहे हैं। लीला के चेहरे की खुशी गायब हो गई। उन्हें पता था कि यह कोई साधारण समस्या नहीं है। धोखे का पहला दांव खेला जा चुका था। अध्याय 7, धोखे का पर्दाफाश। अल नूर ग्रुप की खबर एक बिजली की तरह लीला पर गिरी। एक पल के लिए वो टूट गई, लेकिन उनके मन ने उस कमजोरी को पार कर लिया। उन्होंने मेनन को शांत होकर बैठने को कहा। मेनन, घबराने से काम नहीं चलेगा। उनकी सटीक शिकायत क्या है? मुझे सारी जानकारी चाहिए। मेनन ने एक फाइल उनके सामने रखी। मैडम, ये उनका ईमेल है। तेल में एक अजीब सी गंध और गुणवत्ता में कमी की शिकायत है। उन्होंने सैंपल लैब में टेस्ट के लिए भेजा है। रिजल्ट आने तक वे हमारा कोई उत्पाद नहीं बेचेंगे। लीला का दिल भारी हो गया। माधव जी के समय ऐसी शिकायत कभी नहीं आई थी। गुणवत्ता के मामले में वो कोई समझौता नहीं करते थे। तभी सुरेश उनके केबिन में घुस आया। मैंने तो पहले ही कहा था, मां से ये नहीं होगा। देखा, कंपनी संभालते एक हफ्ता भी नहीं हुआ और हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट हाथ से निकल रहा है। पिताजी के समय ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। उसने जानबूझकर जोर से बोला ताकि बाहर के कर्मचारी सुन लें। लीला ने उसे तीखी नजरों से देखा। सुरेश, यह इल्जाम लगाने का समय नहीं है। हमें समस्या का हल निकालना है। अब क्या हल निकालना? सब बर्बाद हो गया। कंपनी का नाम डूब गया। अब तो स्टार्क इंडस्ट्रीज की कीमत पर इसे बेचने के सिवा कोई रास्ता नहीं, उसने कहा। लीला ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने प्रोडक्शन हेड वर्गीस को फोन किया। वर्गीस, चेतन, अल नूर को भेजे गए बैच का तेल सैंपल तुरंत मेरे केबिन में लाइए। आधे घंटे में वर्गीस सैंपल लेकर आ गया। लीला ने बोतल खोलकर थोड़ा तेल हाथ में लिया। उन्होंने उसे सूंघा। शुद्ध नारियल तेल की खुशबू के साथ एक हल्की अपरिचित गंध थी। ऐसी चीज जिसे आम आदमी शायद न समझ पाए, लेकिन सालों से रसोई में तेल और मसालों के साथ जीने वाली लीला ने उस गंध को पकड़ लिया। इसमें मिनरल ऑयल मिला है, उन्होंने धीरे से कहा। मेनन और वर्गीस हैरान रह गए। असंभव मैडम, हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हर बैच को 3 बार चेक करता है, वर्गीस ने कहा। तो उस चेकिंग में गड़बड़ हुई या फिर किसी ने जानबूझकर? लीला की सोच जंगल में भटकने लगी। उनके दिमाग में माधव जी की एक पुरानी बात कौंध गई। एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने सस्ता मिनरल ऑयल मिलाकर तेल बेचने की कोशिश की थी और बाद में पकड़ी गई थी। ये कोई हादसा नहीं, किसी ने जानबूझकर किया है। मेरा बेटा? ये ख्याल एक बिजली की तरह उनके मन से गुजरा। उन्हें यकीन नहीं हुआ। मेनन, मुझे अल नूर ग्रुप के मालिक शेख अब्दुल्ला से बात करनी है। तुरंत एक वीडियो कॉल का इंतजाम करें। उनकी आवाज की दृढ़ता सुनकर मेनन ने सिर हिलाया। सुरेश ये सब देखकर तंज भरी हंसी हंसते हुए बाहर चला गया। उसे लगा कि ये मां का आखिरी तड़पना है। शेख अब्दुल्ला से वीडियो कॉल के लिए आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। वो समय लीला के जीवन का सबसे लंबा समय था। शेख अब्दुल्ला माधवन के पुराने दोस्त थे, लेकिन बिजनेस में ऐसी दोस्ती की कोई जगह नहीं होती, ये लीला जानती थी। स्क्रीन पर शेख का गंभीर चेहरा उभरा। मिसेज लीला, आपके पति की मृत्यु पर मुझे दुख है, लेकिन आपकी कंपनी से ऐसी उम्मीद मुझे नहीं थी। आपने माधवन के नाम को दागदार किया है।
शेख के शब्द तीखे थे। लीला ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर शांत स्वर में बोलना शुरू किया। शेख साहब, आपके गुस्से को मैं समझती हूं। माधव जी होते तो ये नहीं होता। लेकिन मैं एक वादा करती हूं, माधवम ग्रुप के नाम से निकलने वाले तेल की एक बूंद में भी मिलावट होने की मैं जिंदा रहते इजाजत नहीं दूंगी। उन्होंने गलती को जायज ठहराने की कोशिश नहीं की, बल्कि सच्चाई से बोली, मुझे नहीं पता कि गड़बड़ कहां हुई, लेकिन मैं इसे ढूंढ निकालूंगी। माधव जी से आपकी दोस्ती का मैं सम्मान करती हूं, बस उसी एक वजह से मुझे एक और मौका दीजिए। इस नुकसान की भरपाई मैं करूंगी। मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए और निजी मुलाकात की इजाजत दीजिए। मैं दुबई आऊंगी। उनके स्वर की सच्चाई और आंखों की दृढ़ता ने शेख अब्दुल्ला को प्रभावित किया। उन्होंने एक पल सोचा, ठीक है, 1 हफ्ता, आप दुबई आइए, ये आखिरी मौका है। माधवन के सम्मान के लिए ही मैं ये मान रहा हूं। कॉल खत्म होने पर लीला ने लंबी सांस ली। पहली बाधा पार हो चुकी थी। वे सीधे घर गईं। सुरेश और रमेश से कहा, मुझे कुछ दिन मन की शांति के लिए एक यात्रा पर जाना है, एक तीर्थ यात्रा। ये सुनकर सुरेश के मन में लड्डू फूटे। उसे यकीन हो गया कि मां हार मानकर पीछे हट रही हैं। ये अच्छा है। मां जाकर प्रार्थना करें और शांति से रहें। कंपनी का काम मैं देख लूंगा, उसने बनावटी स्नेह से कहा। उसने तुरंत विक्रम सिंह को फोन किया। मां ने खेल छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं। अब मैदान हमारा है। लेकिन अनीता को शक हुआ। वो मां के कमरे में गई। मां, आप कहां जा रही हैं? सच क्या है? लीला ने बेटी को गले लगाया। बेटी, मैं एक जंग लड़ने जा रही हूं, तुम्हारे पिता की इज्जत बचाने के लिए। तुम किसी को कुछ मत बताना, ये सिर्फ तुम्हें और मेनन को पता है। अनीता की आंखें भर आईं। उसने मां को गले लगाया। मां, जीतकर ही आना। उसी रात लीला और उनके वफादार मेनन हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। ये एक ऐसी स्त्री की लड़ाई की शुरुआत थी जो अपने पति के सपनों और हजारों मजदूरों की जिंदगी को बचाने के लिए निकली थी। उनके कंधों पर एक साम्राज्य का बोझ था। अध्याय 8, दुबई की जंग। दुबई हवाई अड्डे पर विमान उतरते समय लीला के मन में डर के साथ एक अजीब सा रोमांच था। चकाचौंध भरी रोशनी और ऐश्वर्य से भरा वो संसार उनके लिए पूरी तरह अपरिचित था। लेकिन उनके चेहरे पर वो डर नहीं दिखा। दृढ़ संकल्प का एक आवरण उन्होंने ओढ़ रखा था। मेनन ने पहले से बुक किया हुआ एक साधारण होटल में उन्हें ले गए। मैडम साहब होते तो हम बुर्ज अल अरब में ठहरते, मेनन ने कहा। मेनन, हम यहां मौज करने नहीं आए, जंग लड़ने आए हैं। इसके लिए हथियार चाहिए, महल नहीं। लीला का जवाब उनके लक्ष्य को स्पष्ट करता था। अगली सुबह वे अल नूर ग्रुप के ऑफिस पहुंचे। उनकी पहली मुलाकात ऑपरेशंस मैनेजर से थी। वो प्रोफेशनल था, लेकिन उसके चेहरे पर ठंडापन था। उसने लैब की रिपोर्ट उनके सामने रखी। उसमें मिनरल ऑयल की मौजूदगी साफ दर्ज थी। लीला ने कोई सफाई नहीं दी। मुझे वो वेयरहाउस देखना है जहां ये कंसाइनमेंट रखा है। उनका अनुरोध मैनेजर को अजीब लगा, लेकिन शेख के आदेश के कारण उसने हामी भर दी। विशाल वेयरहाउस में एक कोने में माधवम तेल के टिन रखे थे। लीला ने हर टिन को ध्यान से देखा। अचानक उनकी नजर एक चीज पर अटक गई। मेनन, यहां देखो। उन्होंने 2 टिन उठाए। ये देखो, इस टिन की सील हमारी फैक्ट्री की है, साफ और सटीक। लेकिन इस टिन की सील वैसी नहीं, इसमें हल्का सा फर्क है, जैसे किसी ने इसे खोलकर फिर से बंद करने की कोशिश की हो। ये वो सूक्ष्म अंतर था जो केवल एक गृहिणी की आंखें पकड़ सकती थी, जो सालों से रसोई में जार और बर्तनों को संभालती आई थी। मेनन ने ध्यान से देखा। सचमुच दूसरी सील में थोड़ी कमी थी। तो मिलावट हमारी फैक्ट्री में नहीं हुई? मेनन ने आश्चर्य से कहा। नहीं, लीला की आवाज दृढ़ थी। ये यहां हुआ या रास्ते में? मुझे शेख अब्दुल्ला से फिर मिलना है, अभी। अध्याय 9, सत्य की खोज। जब लीला दुबई में जंग लड़ रही थी, तब घर पर सुरेश अपनी सत्ता मजबूत कर रहा था। उसने डिपार्टमेंट हेड्स की मीटिंग बुलाई। मां की वजह से कंपनी तबाही के कगार पर है। मैं अस्थायी रूप से सारे कार्यकारी अधिकार अपने हाथ में ले रहा हूं। कंपनी को बचाने का एकमात्र रास्ता स्टार्क इंडस्ट्रीज को बेचना है। उसने खुद को एक उद्धारक की तरह पेश किया। यह खबर सुनकर अनीता के मन में शक की आग भड़क उठी। भैया की जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ थी। वो पिता के पुराने कमरे में गई। उनके फाइल्स और डायरिया खंगालने लगी, मां की मदद के लिए कोई सुराग मिलने की उम्मीद में। घंटों की खोज के बाद एक पुरानी डायरी के पन्नों के बीच उसे वो मिला। पिता की हस्तलिपि में एक नोट, विक्रम सिंह से सावधान रहना, वो जहर है। पहले उसने हमारे निर्यात को बर्बाद करने की कोशिश की थी। दुबई पोर्ट पर हमारे सामान में मिलावट करने की कोशिश की। तब भगवान की तरह मदद करने वाला सलीम नाम का एक मलयाली था। पोर्ट का एक साधारण कर्मचारी, लेकिन वफादार। उसका नंबर। अनीता का दिल जोर से धड़का।
उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। तुरंत मेनन के दुबई नंबर पर कॉल किया। दुबई में शेख से मुलाकात का इंतजार करते समय मेनन को अनीता का कॉल आया। सलीम की बात सुनकर मेनन की आंखें फैल गईं। लीला को यह बताया गया तो उनके चेहरे पर एक नया उजाला फैल गया। उन्होंने तुरंत सलीम से संपर्क किया। उम्र ने उसे थका दिया था, लेकिन माधवन साहब का नाम सुनते ही उसकी आवाज में जोश आ गया। उसने उनसे मिलने की हामी भरी। पोर्ट के पास एक छोटी सी चाय की दुकान पर सलीम से मुलाकात हुई। लीला ने सारी बातें उसे बताईं। सब सुनने के बाद सलीम ने कहा, माधवन साहब एक नेक इंसान थे। उनके साथ धोखा करने वाले को मैं यूं ही नहीं छोड़ूंगा, मैं मदद करूंगा। सलीम ने अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल करके वेयरहाउस के आसपास के सीसीटीवी फुटेज जुटाए। लीला, मेनन और सलीम ने मिलकर उन फुटेज को उत्सुकता से देखा। घंटों बीत गए। अचानक लीला की नजर स्क्रीन पर अटक गई। रोको। फुटेज में रात के अंधेरे में अलनूर ग्रुप की वर्दी में एक शख्स और दूसरा कोई व्यक्ति तेल के टिन खोलते और उसमें कोई तरल डालते दिख रहे थे। दूसरे शख्स का चेहरा पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन उसकी उंगली में अंगूठी और कलाई की घड़ी सुरेश की तरह थी। ये लीला ने स्तब्ध होकर देखा। लेकिन उससे भी बड़ा सबूत उन्हें मिला, मिलावट करते हुए का फुटेज। लीला की आंखें भर आईं, लेकिन उनके मन में एक तूफान उठ रहा था। अब उनके पास सबूत था, अपने पति की बेगुनाही साबित करने, उनके साम्राज्य को बचाने और अपने बेटे की साजिश को दुनिया के सामने लाने का सबूत। मेनन शेख अब्दुल्ला को कॉल करें, कहें कि मेरे पास कुछ फुटेज हैं जो मैं उन्हें दिखाना चाहती हूं। उनकी आवाज एक रानी की तरह दृढ़ थी। अध्याय 10, सत्य का सामना। शेख अब्दुल्ला के ऐश्वर्यपूर्ण ऑफिस में लीला और मेनन बैठे थे। उनके मन में तनाव भरा था। शेख गंभीर मुद्रा में कमरे में दाखिल हुए। मिसेज लीला, आपके पास क्या सबूत है? मेरा समय कीमती है। लीला ने बिना कुछ बोले मेनन द्वारा तैयार लैपटॉप को शेख की ओर किया। सीसीटीवी फुटेज चला। वेयरहाउस की रात की तस्वीरें। अलनूर ग्रुप की वर्दी में एक शख्स माधवम के टिन खोलता है और दूसरा उसमें मिनरल ऑयल डालता है। फुटेज देखकर शेख का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने गुस्से से अपने मैनेजर को बुलाया। ये कौन है? हमारा स्टाफ ना? मैनेजर ने फुटेज देखकर सिहर उठा। हाँ सर, ये यूसुफ है, वेयरहाउस का सुपरवाइजर। उसे अभी मेरे सामने लाओ, शेख ने गर्जना की। आधे घंटे में यूसुफ को वहां लाया गया। फुटेज देखकर वह डर से कांपने लगा। शेख की तीखी नजरों के सामने टिक नहीं पाया और उसने सच उगल दिया। मुझे पैसे स्टार्क इंडस्ट्रीज के लोगों ने दिए थे। विक्रम सिंह के कहने पर मैंने ये किया। लीला का दिल एक पल के लिए रुक गया। विक्रम सिंह, वही नाम जो अनीता ने पिता की डायरी में देखा था। लेकिन अगला सवाल पूछने में उन्हें डर लग रहा था। सुरेश ने तंज भरी हंसी हंसी। हाँ, अलनूर ग्रुप का करार टूटने से हम बर्बाद हो गए। मां की गलती को सुधारने के लिए मैंने एक रास्ता निकाला, बस इतना ही। किसने कहा कि अलनूर ग्रुप का करार टूट गया? लीला ने शांत स्वर में पूछा। सुरेश सन्न रह गया। वो कैसे? मिलावट। हाँ, मिलावट। दुबई पोर्ट के वेयरहाउस में लीला ने एक फाइल मेज पर रखी। ये अलनूर ग्रुप के साथ हमारा नया करार है, पुराने से 20% ज्यादा कीमत पर। यह मिलावट के नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने दिया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। सुरेश और रमेश का चेहरा फीका पड़ गया। ये कैसे हुआ? रमेश ने हकलाते हुए पूछा। लीला ने सुरेश की आंखों में सीधे देखा। वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। उन्होंने मेज पर रखा लैपटॉप ऑन किया। अब अगले मुद्दे पर आते हैं। इस साजिश के पीछे कौन था, ये ढूंढना है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को बड़े स्क्रीन पर चलाया। यूसुफ और एक अज्ञात शख्स तेल में मिलावट करते दिखे। अनीता स्तब्ध होकर वो दृश्य देख रही थी। रमेश डर से कांपने लगा। सुरेश खड़ा हो गया। इससे क्या साबित होता है? किसी की साजिश के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। सही कहा, लीला ने कहा। लेकिन जब उस साजिश में कंपनी का डायरेक्टर ही शामिल हो। उन्होंने अगला फुटेज चलाया। यूसुफ सुरेश की फोटो दिखाते हुए अपनी गलती कबूल करता हुआ। सुरेश टूट गया। वो कुर्सी पर ढह गया। रमेश फूट फूट कर रोने लगा और चेहरा छिपा लिया। अनीता अविश्वास से अपने भाई को देख रही थी। लीला की आंखें भर आईं, लेकिन उन आंसुओं में नमक का स्वाद नहीं, जीत का मिठास था। रसोई में सिमटी एक साधारण स्त्री ने अपना साम्राज्य वापस छीन लिया था। अध्याय 12, मां का फैसला। बोर्डरूम की खामोशी भारी हो गई। सुरेश सिर झुकाए कुर्सी पर बैठा था। उसका अहंकार धराशायी हो चुका था। रमेश की सिसकियां ही कमरे में हल्की सी सुनाई दे रही थीं। अनीता की आंखें भरी थीं। वो अपने भाइयों और मां को बारी बारी से देख रही थी। बालचंद्रन वकील लीला के पास आए। लीला जी, सबूत साफ है। कंपनी के साथ धोखा और साजिश के लिए हम सुरेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। यह सुनकर सुरेश चौंक कर सिर उठाया। उसकी आंखों में डर था। उसने मदद के लिए मां की ओर देखा।
पहली बार उन आंखों में लीला ने अधिकार के प्रति सम्मान देखा। लीला ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उनके मन में एक तूफान उठ रहा था। एक तरफ वो शख्स जो उनके पति के पसीने और सपनों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ उनका बेटा जिसे उन्होंने जन्म दिया। एक बिजनेस रानी का कर्तव्य और एक मां का दिल, इनके बीच एक बड़ा युद्ध उनके भीतर चल रहा था। वो धीरे धीरे सुरेश के पास गई, उसके सामने खड़ी हो गई। क्यों किया तूने ऐसा बेटे? उनकी आवाज कांप रही थी। यह पैसा और रुतबा तुझे तेरे पिता ने नहीं दिया था, फिर क्यों तूने उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाई? सुरेश के पास कोई जवाब नहीं था। वो फूट फूट कर रोने लगा और मां के पैरों पर गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। पैसे की लालच, तुमसे नाराजगी, सब मिलकर। लीला ने उसे उठाया नहीं। वो वापस अपनी कुर्सी पर आई। कमरे में मौजूद सभी को देखा। उनकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। उनके चेहरे पर एक इस्पात सी दृढ़ता थी। इसे पुलिस के हवाले करने को मैं तैयार नहीं हूं, उन्होंने कहा। बालचंद्रन कुछ कहने को हुआ, लेकिन लीला ने हाथ से इशारा करके रोका। इसलिए नहीं कि यह मेरा बेटा है। इसे कानून के हवाले करने से माधवम ग्रुप का नाम बदनाम होगा। लोग कहेंगे कि अपने बेटे ने धोखा दिया। मेरे पति के नाम पर ऐसा दाग मैं नहीं लगने दूंगी। उन्होंने सुरेश की ओर देखा। लेकिन तुझे सजा मिलेगी। इस पल से तू माधवम ग्रुप के डायरेक्टर बोर्ड से बाहर है। तेरे सारे अधिकार मैं वापस ले रही हूं। सुरेश स्तब्ध होकर मां को देखने लगा। तेरी सजा यहीं खत्म नहीं होती। कल से तू हमारी फैक्ट्री में काम पर जाएगा, एक साधारण मजदूर की तरह। तुझे पसीने की कीमत और हर मजदूर की मेहनत का फल समझना होगा जो तूने इस ऐशो आराम में भोगा। जब मुझे लगेगा कि तुझमें बदलाव आ गया, तब मैं तेरे बारे में फिर सोचूंगी। फिर उन्होंने रमेश की ओर रुख किया। तू भी इस साजिश का मूक गवाह था। अपनी ऐशो आराम की जिंदगी के लिए तुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है। रामचंद्रन सर के अधीन हिसाब किताब सीख, पैसे की कीमत समझ। अंत में उन्होंने अनिता को देखा। अनिता, तुझे मेरे साथ रहना है। अपने पिता की कुर्सी पर मेरे साथ बैठने के लिए तुझे भी सीखना होगा। अनिता रोते हुए मां के पास आई और उन्हें गले लगा लिया। लीला का फैसला सुनकर बोर्डरूम में मौजूद लोग हैरान रह गए। एक मां का प्यार और एक शासक की कठोरता का मिश्रण। सभी ने लीला को सम्मान से देखा। अध्याय 13, नया युग। अगले 6 महीने माधवम ग्रुप के लिए एक नए युग की शुरुआत थे। लीला का शासन कंपनी को बदल रहा था। उन्होंने अपना वादा निभाया। सुरेश फैक्ट्री में एक साधारण मजदूर के तौर पर काम करने लगा। शुरू में उसे गहरा अपमान और गुस्सा महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे सहकर्मियों का प्यार, उनकी मेहनत और एक उत्पाद के पीछे की मेहनत को वो समझने लगा। दोपहर में उनके साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते समय वो पहली बार पैसे से परे कुछ सच्चाइयों को सीख रहा था। लीला के नेतृत्व में रुचि मैजिक मसाला नए रूप और स्वाद में बाजार में आया। पुराने मां का जादू लेबल के साथ लीला की अपनी रेसिपी से बना वो मसाला बाजार में छा गया। कंपनी के सारे नुकसान की भरपाई हुई और वे मुनाफे की ओर बढ़े। इससे भी बड़ी जीत थी लीला का नया प्रोजेक्ट। रसोई से रंगमंच तक नाम से उन्होंने एक नया उद्यम शुरू किया। गृहिणियों की प्रतिभा का उपयोग करते हुए अचार और नमकीन बनाकर बेचने वाली एक यूनिट। इसने सैकड़ों महिलाओं को रोजगार दिया। माधवम ग्रुप के तहत ये एक बड़ी सफलता बनी। एक दिन शाम को लीला अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रही थीं। फैक्ट्री से मजदूर अपने घरों को लौट रहे थे। उनमें थका हुआ लेकिन चेहरे पर शांति लिए सुरेश भी था। उसके कंधे पर हाथ रखकर वर्गीस चेतन प्यार से बात कर रहे थे। लीला की आंखें भर आईं। उन्होंने दीवार पर लगी माधवन की तस्वीर की ओर देखा। माधव जी, देखा, मैंने आपका साम्राज्य बचा लिया, हमारे बच्चों को भी। उनके होठों पर एक मुस्कान खिल उठी। रसोई की वो पुरानी रानी अब एक बड़े साम्राज्य की चक्रवर्तिनी और एक परिवार की रक्षक बन चुकी थी। जंग खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना सिंहासन मजबूत कर लिया था।